हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली एनएमटीसी के लिए। प्रीवियस वीडियो जो आया था वो एनएमटीसी सब जूनियर लेवल के क्वेश्चंस थे। उसमें सब जूनियर लेवल मतलब क्लास 7th और 8th। आज का जो लेक्चर रहेगा वो जूनियर लेवल के लिए रहेगा एनएमटीसी के। एनएमटीसी का जूनियर लेवल मीन्स उसमें क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम क्लास 9th और 10th रहेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप पहला क्वेश्चन देख लो अच्छे से। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्लियरली कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपको दिया हुआ है 6 डिजिट नंबर है एक एबीसी फॉर्मेट में। एबीसी फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया? अगर जैसे कोई भी नंबर है आपके पास 531 ऐसा आपके पास नंबर है एक 5,31,531। ठीक है, ऐसा आपके पास एक नंबर है। इस नंबर का क्या होना नेसेसरी है? दिस शुड बी डिविजिबल बाय 13। इसको हम क्या करेंगे? डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए ये नंबर। ए बी सी आपके पास डिस्टिंक्ट है। ए बी सी और तीनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। एंड ए एंड सी कैसे होने चाहिए? इवन डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये पता होना चाहिए। जो आपके पास ए बी सी इस फॉर्मेट में कभी भी नंबर आता है तो व्हाट यू कैन डू, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे? ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1001। ठीक है, ये किसका प्रोडक्ट होगा? 1001। अब आप कोई भी 3 डिजिट नंबर लो, कैसा भी 3 डिजिट नंबर लेते हो और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? 1001 से। सो इसका प्रोडक्ट कैसा फॉर्मेट में आएगा? ए बी सी और ए बी सी, इसी फॉर्मेट में आएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं? ये ब्रेक डाउन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो भी नंबर हो वो कैसा होना चाहिए? डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए। सो डिविजिबल बाय 13 के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसको आप ए बी सी फॉर्मेट में लिख रहे हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो? 1001 मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी, आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो। और हमें ये पता है कि 1001 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दैट वुड बी 13 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी। अब आपके पास ए बी सी कुछ भी हो, अब आपके पास 3 डिजिट का जो भी नंबर है ए बी सी, वो मैटर ही नहीं करता है। ये जो नंबर रहेगा दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 13, है ना, क्योंकि 13 इसका एक फैक्टर है, तो ये हमेशा कैसा रहेगा? डिविजिबल बाय 13। ठीक है, सो ए बी सी की आप कोई सी भी वैल्यूज चूज कर सकते हो। बस हाँ, दो कंडीशन इसमें अभी भी रह जा रही हैं कि ए बी सी कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट, और ए और सी कैसे होने चाहिए? इवन डिजिट्स होने चाहिए। सो इवन डिजिट्स के लिए तो ए और सी के लिए आपके पास क्या हो गया? आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर हैं। एंड बी कैन बी एनी नंबर। एनी नंबर का मतलब क्या हो गया? इट कैन बी इवन ऑल्सो, इट कैन बी ऑड ऑल्सो। सो 1 2 3 4 लेके कहाँ तक? 9। ये टोटल कितने डिजिट्स हो जाते हैं? 10 डिजिट्स हो जाते हैं ना। 10 डिजिट्स को आप यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज और समझने वाली है कि आप जो ए है, दिस कैन नॉट बी जीरो। वाई ए कैन नॉट बी जीरो? देखो, फर्स्ट डिजिट ए बी सी का फर्स्ट डिजिट क्या है? जीरो है। देन दिस नंबर विल बी ए बी सी जीरो, सॉरी बी सी जीरो बी सी। ये क्या बन गया? दिस बिकम्स अ 5 डिजिट नंबर। अब ये 6 डिजिट नंबर नहीं है, इसीलिए ए क्या होना चाहिए? ए कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। हम ए के प्लेस पे जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो सी के प्लेस पे तो जीरो लिख ही सकते हैं। अगर हम ए के प्लेस पे वैल्यू जीरो नहीं लिख सकते तो सी क्या हुआ? सी के प्लेस पे जीरो रख लेंगे। तो हमारे पास ऐसे दो केस आएंगे। केस वन क्या रहेगा? व्हेन यू आर टेकिंग सी इक्वल्स टू जीरो। एंड केस टू क्या होगा आपके पास? जब सी जीरो नहीं है। हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। ठीक है, सो ये दो आपके पास केस हो गए। आप नंबर्स लिख रहे हो ए बी और सी। सी आपने कैसा फिक्स कर लिया? जीरो फिक्स कर लिया। तो किसी भी नंबर को अगर फिक्स कर लिया तो वहां पे सिर्फ उसके पॉसिबल वेज कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है, ए पे आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर अब कौन सा है? जीरो तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हटा दिया। तो कितने इवन नंबर है आपके पास? कितने पॉसिबल वेज हैं आपके पास? 4 है ना। और अगर आपके पास 10 डिजिट्स में से आपने 2 डिजिट्स यूज कर लिया, कौन से 2 डिजिट्स यूज कर लिया आपने? एक ये सी प्लेस पे डिजिट यूज कर लिया और एक ए प्लेस पे डिजिट यूज कर लिया। तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 8। यानी बी प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शन है? आपके पास 8 ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने ऑप्शन हो गए? 4 इंटू 8 कितना हो गया? 32। नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस में हमने क्या बोला? ये जो सी है, सी को हम क्या ले रहे हैं? सी जीरो नहीं होगा।
सी जीरो नहीं होगा। ए भी क्या, ए भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इस कंडीशन को देख लेते हैं। अब सी जीरो नहीं है, सो अब हमारे पास पॉसिबल कितने ऑप्शंस हो गए, पॉसिबल कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, अभी भी आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से हो गए, जीरो को हटा दीजिए, जीरो को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 4 6 8, ये आपके पास कितने ऑप्शन बचे, चार ऑप्शन बचे। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले तो हमें ए को फुलफिल करना पड़ेगा ना, ए पे भी तो आप जीरो नहीं लिख सकते, ए पे जब आप जीरो नहीं लिख सकते तो आपके पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। बी प्लेस पे अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, एक आपने इसमें से, ये टोटल आपके पास कितने डिजिट्स थे, टोटल डिजिट्स कितने हैं आपके पास, 9 10, 10 डिजिट्स है, 10 में से आपने क्या किया, ज़ीरो हटा दिया है। ठीक है, ज़ीरो हटा दिया, और एक डिजिट तो आप यहाँ पे भी लिखोगे तो वो भी हटा दो। ठीक है, वो भी हटा दिया तो कितने बचे आपके पास, 8 डिजिट्स बचे। और जब सी में आप इवन नंबर ही चाहिए, इवन नंबर चाहिए और आप ज़ीरो नहीं लिख सकते, तो आपके पास कितने ऑप्शन थे, चार ऑप्शन है। तो ये भी कितने हो गए, चार हो गए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मच 96। सॉरी, यहाँ पे कितने ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ तीन ऑप्शन है। ना ही आप जीरो लिख सकते हो, जीरो तो लिख ही नहीं सकते, और एक इवन नंबर तो आपने ए के लिए भी यूज कर लिया ना, एक इवन नंबर आपने ए के लिए यूज कर लिया है, मान लीजिए लेट सपोज दिस इज टू। ठीक है, तो आपने टू भी यूज कर लिया है, तो कितने इवन नंबर बचेंगे आपके पास, तीन इवन बचेंगे, चार इवन नहीं, सिर्फ तीन इवन नंबर बचेंगे, है ना। अब आपके पास यहाँ पे कितना रहेगा, सॉरी, ये कितना आना चाहिए आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 3। नाउ दिस इज परफेक्ट। ठीक है, दिस इज परफेक्ट। 4 इंटू 8 इंटू 3 विल बी 96। इसका मतलब जो टोटल वेज हैं आपके पास ए बी सी के लिए वो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 32 प्लस 96। ये दोनों ऑप्शन कैसे हैं, ऐड करोगे 32 प्लस 96 कितना आएगा, 128 आएगा। 128 आया मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी कैसा है, एक ट्राइंगल है। इसमें आपको बी और सी कैसे है, परपेंडिकुलर है, और बी और सी एक्चुअल में क्या है, दीज आर मीडियंस। ये क्या है, मीडियंस हैं। मीडियन का मतलब क्या हो गया, इफ दिस टोटल लेंथ इज बी, ये टोटल लेंथ आपको बी दिया हुआ है, सो आपका जो ई सी है, दिस विल बी बी बाय टू, है ना। सिमिलरली जो बी एफ है, दिस विल बी सी बाय टू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये पूछा क्या गया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो वो क्या है, वेन एवर यू आर ड्रॉइंग अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपने क्या किया, मीडियन ड्रॉ किए हैं। क्या ड्रॉ किए हुए हैं आपने, मीडियन ड्रॉ किए हुए हैं। मीडियन जब आप ड्रॉ करते हो तो लेट्स टेक दिस पॉइंट एज जी, इस पॉइंट को हमने जी ले लिया है, ए बी सी में इसका नाम दे दूं, तो ये जो ए जी है, ए से लेके जी, दिस लेंथ, एंड इसको लेट टेक डी, सो ए डी, इनके बीच का रेशियो, ए डी नहीं जी डी, इनके बीच का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, 2:1 रहेगा, 2:1। यानी ए डी का अगर पूरा लेंथ में अज्यूम कर लूँ x, सो दिस लेंथ विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2/3 ऑफ x, एंड दिस विल बी 1/3 ऑफ x। ठीक है, चलो इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। सो what I can do, I can consider this to be this length, ये जो टोटल लेंथ है बी से लेके ई तक का टोटल लेंथ है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3x, है ना, इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं 3x। सो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जी से लेके इसको मैं 2x लिख रहा हूँ और इसको मैं x लिख दे रहा हूँ, इसको मैं 2y लिख देता हूँ और इसको मैं y लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इज इट ओके नाउ। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ये जो दोनों मीडियन है वो दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, सारी गिवन चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। सबसे पहले आप देखो आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम। ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल बी जी एफ, मैंने ट्राइंगल ये कंसिडर किया है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया है। इसमें अगर 90 डिग्री है तो यू कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज़ करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने परपेंडिकुलर यूज़ कर लिया है, एफ जी इज परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल एंड जी बी क्या है, इसका बेस है। देन हाइपोटेनियस विल बी एफ स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूँ, इक्वेशन लिखूँ तो कैसा हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 2y होल स्क्वायर एंड दिस इज c बाय 2 होल स्क्वायर। इसको आप जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर बाय 4। ठीक है, नाउ टेक अनदर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल अदर वन, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ बी जी सी, ये ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, दिस ट्राइंगल, नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल। सेम इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बी जी होल स्क्वायर प्लस बी sorry सी जी होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2y, दिस इज इक्वल्स टू 2x और ये किसके बराबर है, दिस इज ए स्क्वायर, है ना, सबके स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस विल बी 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी इक्वेशन को रीफ्रेम करके मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, नाउ थर्ड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल आप देख लो। थर्ड ट्राइंगल हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, दिस ट्राइंगल ग्रीन वन, है ना, जिसको मैंने ग्रीन से शेड किया है। सो दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल जी सी ई, जी सी ई। ये ट्राइंगल में भी सेम हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, जी ई स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर। जी ई की वैल्यू आपको पता है कितना है, वाई स्क्वायर। सी जी की कितना है, 2x, सो 2x होल स्क्वायर एंड दिस वाज इज इक्वल टू बी बाई 2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन इक्वेशंस को नंबर कर देते हैं, हम इन इक्वेशंस पे नंबर डाल देते हैं। सो let this be a equation number 1, this be a equation number 2 and this is equation number 3। ठीक है, now add first and second, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आप क्या करो, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे so this becomes 5x square plus 5y square is equals to c square by 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय 4 था एंड थर्ड इक्वेशन में वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4 था। ठीक है, आपने दोनों को ऐड किया, राइट साइड में कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 और लेफ्ट साइड में आपके पास रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन से अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखोगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4। मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूँ, मैं इसको 5 कॉमन लेके दिस कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, सो दिस बिकम्स 5 टाइम्स ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही था कि मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम किस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, मीडियन को 2:1 के रेशियो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3 क्यूब्स विद इंटीजर साइड लेंथ, है ना, आपके पास क्या है, 3 क्यूब्स हैं जिनके साइड लेंथ्स कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। देन द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, आपके पास 3 क्यूब्स हैं और उनका क्या करना है, सारे इंटीजर्स हैं और उनके आप क्या कर रहे हैं, साइड सरफेस एरिया ले रहे हैं। सरफेस एरिया का सम कितना आ रहा है, 498 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए, लेट्स टेक 3 क्यूब्स, ये एक क्यूब है, नाउ यू हैव अनदर क्यूब एंड यू हैव वन मोर क्यूब। आपने इन क्यूब्स के जो साइड है वो कैसे हैं, इंटीजर है। सो एक्स वाई जेड क्या होंगे, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, इंटीजर है।
चलिए, अब हमें क्या कंसीडर करना है, इनके सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स साइड स्क्वायर, 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। सो फर्स्ट इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6y स्क्वायर। और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6z स्क्वायर। इन तीनों सरफेस एरिया को हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। सो इनका सम करते हैं तो आई कैन टेक 6 कॉमन, कितना बचेगा? 6 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, and this is equals to 498. You can transfer this 6 to the other side. ट्रांसफर करेंगे x square plus y square plus z square. So this will be equal to 498 divided by 6. 498 divided by 6, ये कितना आ जाएगा? That will be equal to 83. अब अल्टीमेटली आपके पास तीन ऐसे डिजिट्स हैं, तीन ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर करने पे आपको सम आ रहा है 83। पहले तो स्क्वायर्स लिख देता हूँ यहाँ पे जिसमें आपको याद रहे। 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 2 स्क्वायर कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर इज 25। 6 स्क्वायर, 6 square is 36 and 7 square is how much? 49. 8 square 64, 9 square 81, है ना? So 81, 10 स्क्वायर आप जैसे ही लिखोगे दैट विल बी 100, तो सम से ही ज़्यादा हो जाएगा। तो तीन साइड्स तो ऐसे मिलेंगे ही नहीं ना आपको, तो आपको तो ऐसे तीन नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए? 83 है, उनके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 83 आना चाहिए। सो जितने भी पॉसिबल सम्स मिलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स। हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनका वॉल्यूम का सम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको ऐसा पेयर फाइंड करो एक्स वाई जेड जिनका स्क्वायर आप ऐड करके कितना आना चाहिए? 83 आना चाहिए। तो लेट्स टेक x इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 5 एंड z इज इक्वल्स टू 3। अब देखो, आप z x स्क्वायर करोगे 49, y स्क्वायर करोगे 25 एंड z स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। 49, 25 और 9 को जब आप प्लस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 83। तो पहला तो एक सॉल्यूशन सेट आपको ये मिल गया, दिस इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सो ये पहला सेट मिल गया। दूसरा सेट आपको मिलेगा क्या? आपको ये चीज़ तो चेक करना पड़ेगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आप वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। नेक्स्ट आपको सेट मिल रहा है, x को यू कैन टेक 9, y को यू कैन टेक 1 और z को भी आप क्या ले सकते हो? 1। हमको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सारे डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, सेम हो सकते हैं। सो 9 स्क्वायर विल बी 81, y 1 स्क्वायर इज 1 एंड z स्क्वायर विल बी 1 ओनली। सो 81 प्लस 2 विल बी 83। ये भी सॉल्यूशन सेट, आपको दो सॉल्यूशन सेट ऐसे मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको तीसरा सॉल्यूशन सेट ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? ओनली दो ही पेयर ऐसे बनेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम फॉर दीज क्यूब्स। इसके लिए वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे कैसे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। किसी भी क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? साइड क्यूब। सो दिस विल बी एक्स क्यूब। कितना हो गया? एक्स क्यूब हो गया आपके पास 7 क्यूब विल बी 343। वाई क्यूब आप फाइंड आउट करेंगे यानी 5 क्यूब, 5 क्यूब विल बी 125 एंड जेड क्यूब कितना हो जाएगा? दैट विल बी 25। हो गया, पहला क्यूब का सेट मिल गया है। दूसरा सेट आप फाइंड आउट करोगे, इसके लिए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स क्यूब विल बी 9 क्यूब, 9 क्यूब इज 729 एंड वाई क्यूब और जेड क्यूब तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा बिकॉज 1 क्यूब विल बी 1। अब हमें इन्हें क्या करना है? इन सभी को ऐड करना है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे देन दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 731। इनका सम कितना आएगा? 731। और इन सभी नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे 343, 125 एंड 25, इसको जब हम ऐड करेंगे, सॉरी ये 25 नहीं 27 होना चाहिए, 3 क्यूब इज 27। सो इसको जब आप ऐड करेंगे दिस विल बी 495। सो ये आ गया क्यूब का सम और एक पॉसिबल सम ये आ गया है। इनको हम ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। इनका सम ही हमसे पूछा गया है, सम फाइंड आउट करना है हमको। सम फाइंड आउट करेंगे, सो 731 प्लस 495, इनको प्लस कर रहे हैं, सम कितना आ रहा है? 1226, ठीक है? सो दिस इज द सम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
देखिए बच्चों, इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना रहेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख के घबराइए मत, क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम दीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक रोम्बस है। रोम्बस का सारे प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सारे साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, साथ ही साथ डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ये रोम्बस के डायगोनल। नाउ दिस इज एबीसीडी, लेट्स टेक दिस एज एबीसीडी, और साइड लेंथ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 5, ये 5 है। देखो, अब आगे पढ़ने से, कुछ भी आगे पढ़ने से, एक मेरे दिमाग में बस एक चीज़ ये आ रही है कि पॉसिबली इनके डायगोनल की लेंथ, ये लेंथ कितना हो सकता है 3, एंड दिस लेंथ शुड बी 4, बिकॉज 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9, एंड 4 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16। अब पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ए भी कितना आएगा, 5 आ जाएगा ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, ये हमको याद रखना है, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, पॉसिबली ये 4 और ये 3 होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज एटलीस्ट 6। एक डायगोनल कोई सा भी मैं ले लेता हूँ, लेट टेक इट एज ए सी। ए सी का जो साइड लेंथ आपको दिया है, ये क्या बोला है, एटलीस्ट 6 है ना। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होना चाहिए, दिस विल बी ग्रेटर देन 6, एंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज एटमोस्ट 6। एटमोस्ट 6 का मतलब क्या हो गया, जो दूसरा डायगोनल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 के बराबर हो सकता है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डायगोनल। ठीक है, सम ऑफ द डायगोनल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो, आप ऐसे इंटीजर दूसरे इंटीजर्स ढूंढ ही नहीं पाओगे, या ऐसे वैल्यूज नहीं ढूंढ पाओगे जिनका स्क्वायर को प्लस करने पे आपको कितना मिल रहा हो, 5 स्क्वायर मिल रहा हो। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 3 और 4। सो अगर दिस लेंथ इज 3, ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल हमने कंसिडर किया था, ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल कंसिडर किया, सो दिस इज 3, दिस विल बी 3, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, बी डी का टोटल लेंथ इज 6, और ए यहाँ तक 4 है, एंड ए सी विल बी डबल ऑफ दिस, तो ए सी कितना हो जाएगा, दिस इज 8। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 12। सो मैक्सिमम सम कितना होगा, 12 होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस है 1 4 8 10 16 21 25 30 and 43। द नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ कंजिगेटिव टर्म, आपको कौन से नंबर्स लेने हैं, कंजिगेटिव टर्म्स लेने हैं, हुज सम आर डिविजिबल बाय 11, हुज सम आर डिविजिबल बाय 11। तो ऐसे नंबर्स, कंजिगेटिव नंबर्स चूज करो जिनका सम कितना आ जाए, डिविजिबल बाय 11 आ जाए। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सेट तो मुझे यहाँ दिख रहा है 25 एंड 35। 25 एंड 35 को आप प्लस करेंगे, दैट विल बी हाउ मच, 55, एंड 55, 11 5 इज 55। ठीक है, सो पहला सेट तो आपको मिल गया। दूसरा सेट आप आइडेंटिफाई करेंगे 4 8 और 10, 4 8 एंड 10। 4 8 10 को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 22। 22 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। अच्छा, 1 प्लस 10 इज ऑल्सो 11, बट ये कंजिगेटिव नहीं है, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग दिस ब्लॉक। ठीक, नेक्स्ट ब्लॉक हम ऐड करते हैं 8 10 16 एंड 21। ये एक नेक्स्ट ब्लॉक है। नेक्स्ट ब्लॉक में जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है, 8 10 हो गया आपके पास 18, एंड 16 एंड 21 विल बी हाउ मच, 37। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 55, दिस विल बी 55। अगेन 11 से डिविजिबल होगा। क्या और कोई सा पॉसिबल सेट है, आपको बस इतना ही फाइंड आउट करना है, कोई एक और पॉसिबल सेट है क्या, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सेट, एक और सेट पॉसिबल रहेगा विच विल बी divisible by 11। Let's take this continuous tab। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 8 10 16 और 21 का सम तो ऑलरेडी 55 हमने कैलकुलेट कर लिया था, और 25 और 35 इसको भी प्लस करोगे तो कितना आएगा, 55 प्लस 55, इनको प्लस करेंगे तो 110, 110 11 10 सा 110 हो गया है ना। तो ऐसे कितने एग्जैक्टली आपके पास बॉक्स बन रहे हैं, दिस वाज फर्स्ट एंड दिस इज
सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स एंड दिस वन इज फोर्थ बॉक्स। तो कितने आपने ब्लॉक्स बना लिए हैं? 4 ब्लॉक्स बना लिए हैं। तो एग्जैक्टली आपके पास कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं? 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं, जिनको आप ऐड करोगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, जिनको आप ऐड करोगे तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 11। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, द रिमाइंडर ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, x raised to the power 100 plus x raised to the power 50 plus x raised to the power 10 plus x square minus 6, this is divided by x minus 1। तो आपको रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर बताने के लिए आपके पास क्लास 9th में पढ़ा हुआ टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में अगर आपके पास ये p ऑफ x है, इसको आपको डिवाइड करना है r माइनस a से, है ना, तो आप क्या करते हो, सॉरी x माइनस a से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू a पुट करते हो और इससे क्या करोगे, इसमें x की वैल्यू a पुट करोगे एंड यू विल इक्वेट दिस विथ p ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना। रिमाइंडर आपको पता चल जाता है। नाउ यहाँ पे आपके पास क्या है, x माइनस a नहीं है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या कर सकते हो, इसको फैक्टराइज भी तो कर सकते हो। x माइनस 1 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे। कितने फैक्टर्स आएंगे? दो फैक्टर्स आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करने पे आपके पास फैक्टर आया x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों बार वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रख के x की वैल्यू इसमें रख के चेक कर लेते हैं। लेट इट बी एफ ऑफ एक्स, क्या है, x रेज टू द पावर 100 प्लस x रेज टू द पावर 50, x रेज टू द पावर 10, x रेज टू द पावर 2 एंड माइनस 6। सो एक बार वी आर टेकिंग दिस फैक्टर, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। नाउ लेट्स फाइंड f ऑफ -1। सो दिस विल बी +1, क्योंकि -1 का पावर अगर इवन है देन इट विल बी 1, दिस विल बी अगेन 1, दिस विल बी अगेन 1 एंड x स्क्वायर पे भी 1, -6। इससे आपको रिमाइंडर कितना मिला, -2 मिला। ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस फैक्टर, x माइनस 1 को अगर आप रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो f ऑफ 1 फाइंड आउट कर लीजिए, f ऑफ 1 भी आप फाइंड आउट करेंगे। सो 1, x रेज टू द पावर 50 में भी 1 रखा तो 1, अगेन 1 एंड अगेन 1 एंड -6, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -2। सो हर बार आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2 आपका रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ओके। सो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से? ऑप्शन बी सही होना चाहिए ना, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव। यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, दिस इज ओनली -2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ acute angle triangle whose vertices are chosen from the vertices of रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपको अज्यूम, आप क्या अज्यूम कर सकते हो, यू आर सेट इन अ क्यूबिकल बॉक्स, और फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि 90 डिग्री कैसे बन रहा है। मान लीजिए एक ये फेस ले लिया है मैंने, एक ये फेस ले लिया है मैंने क्यूब का, अगर मैं इस पे कोई भी ट्राइंगल बनाऊंगा, कैसा भी ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं, सो वो ट्राइंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, है ना। सो फेसेस पे वो ट्राइंगल नहीं बनने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिया हुआ है दैट ऑल द एंगल्स विच यू आर फॉर्मिंग वो कैसे होने चाहिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। कैसे होंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, नाउ अब आप इसमें इमेजिन करो दैट यू आर मेकिंग ट्राइंगल्स फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस। एक फेस से आप दूसरे फेस पे अगर ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, देन वो ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनने के लिए ओनली कंडीशन कैसी है, ऐसी है दैट यू आर टेकिंग वन वर्टेक्स पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ठीक है, तो ऐसे ऊपर कितने वर्टेक्स हैं, एक, 1 2, दिस वन हैज 3, दिस वन हैज 4। सो एक वर्टेक्स से तो एक ट्राइंगल आपने बनाया है। यहाँ फिगर के थ्रू आपको, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसे बन रहा है ना। सो दिस इज वन ट्राइंगल फ्रॉम वन वर्टेक्स। तो ऊपर ऊपर के फेस में कितने
वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स हैं ऊपर के फेज में, और नीचे वाले फेज में भी कितने होंगे, 4 वर्टेक्स हैं। तो यू कैन मेक 4 एंड प्लस 4, कितने आपके पास टोटल ट्राइंगल्स बन जाएंगे, 8 ट्राइंगल बनेंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत इमेजिन करने वाला है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला स्पेशल नहीं लग रहा है, बस आपको समझाने के लिए फिगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था। आप इस फिगर पे ध्यान से देखो और खुद से ही डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करो इन अ क्यूब। ठीक है, आपको अल्टीमेटली समझ में आएगा वाई वी आर टेकिंग ओनली दीज ट्राइंगल्स। यही ट्राइंगल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दीज आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो कितना हो जाएगा, उसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री है तो आप उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हो। इसके अलावा जो भी ट्राइंगल आप ड्रॉ करने का कोशिश करोगे बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस, आपको ट्राइंगल कैसे मिलेंगे, 90 डिग्री वाले मिलेंगे, एंड वी कैन नॉट कॉल देम एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एक सब्सट्रैक्शन करना है आपको, वेयर 1 1 1 1 1 कितने टाइम है, दिस इज 100 टाइम, दिस इज 100 टाइम, यहाँ पे 100 टाइम है, एंड यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस 2 2 2 2 2 फ्रॉम दिस वन। और वो भी कितने हैं, 50 डिजिट्स हैं। 50 डिजिट्स हैं तो आप मैंने ये जो डिजिट है, आई हैव टेकन दिस डिजिट और दिस वन, ठीक है चलो ये भी डिजिट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस डिजिट एज 50th डिजिट, मैंने इसको क्या कंसिडर किया है, दिस वन इज 50th डिजिट। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से आगे लिखने लगता हूँ 2 2 2 2। आई शुडंट राइट दिस एज 50th डिजिट, इसको मुझे 50th डिजिट नहीं लिखना चाहिए। आई एम टेकिंग दिस डिजिट एज 51st डिजिट, है ना, बिकॉज 50 के बाद 50 डिजिट्स होंगे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 51st डिजिट है, ये 51st डिजिट है। ओके, नाउ हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। सिंपल सब्सट्रैक्शन करते हैं और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट इन द रिजल्ट। जो भी नीचे डिजिट्स आएंगे उनका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन जब आप करोगे तो फर्स्ट डिजिट में क्या आएगा, 11 माइनस 2 विल बी 9, और इसमें से आप कैरी ले लोगे 0, और 0 क्या बन जाएगा आपका 10, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। ये बार बार क्या बनता जाएगा, 8 बनता जाएगा अप टिल हेयर, और अप टिल हेयर यहाँ पे कितना बन गया, 8 बन गया। एंड इसके बाद जो भी 1 होगा, 1 में से आप 0 रहेगा तो 0 से अल्टीमेटली कितना बन गया, 0 बनेगा, और इसके बाद जो भी 1 रहेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। सो मैंने बोला था दिस इज 51st टर्म, सो इसके पहले क्या है, 50 टर्म्स है, यानी 0 यहाँ पे 50th प्लेस पे आया है, 50th प्लेस पे 0 रहेगा, और उससे पहले कितने वंस रहेंगे, कितने वंस रहेंगे, 49 वन रहेंगे यहाँ पे, कितने रहेंगे, 49 वन रहेंगे। और यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे 51st टर्म से लेके, कहाँ से, सॉरी 51st टर्म से लेके 99th टर्म तक, 51st से 99 टर्म पे कितने टर्म्स हो जाएंगे, 49। तो यानी 8 भी आपका कितने टाइम्स है, 49 टाइम्स रहेगा। यहाँ पे 1 आपका 49 टाइम्स है और 8 आपका 49 टाइम्स। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सम ऑफ द डिजिट फाइंड आउट करना है, तो 1 आपके पास कितने हैं, 49, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 49। 0 को काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, एंड 8 आपके पास थे कितने, 49 टाइम्स, एंड यू हैव 1 टाइम 9, आपके पास एक क्या है, 9 भी है, तो आई एम एडिंग 9 ऑल्सो। ये हो जाएगा आपका 49, एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई 8 एंड 49 दिस विल बी 392, दिस विल बी 392 एंड प्लस 9, इसको जब आप प्लस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 450, 450। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, m n n r टू पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए गए हैं सच दैट m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/49। मेरा इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ भी रेशियोज और ऐसे कंपैरिजन होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट यू कैन टेक m प्लस एन, जो न्यूमरेटर है उसको आप क्या कंसिडर कर लो, 4 के कंसिडर कर लो, है ना, कि हम एक वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इसको व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक इट एज 49k। अब देखो रेशियो में अगर 4k और 49k लिखोगे भी तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, है ना, अल्टीमेटली 4/49 ही आएगा आपके पास। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व देम। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, अब क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इसको मैं एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो ये कैसे लिखा जा सकता है, एम प्लस एन
इसका होल स्क्वायर करें, m प्लस n का होल स्क्वायर कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mn एंड प्लस n स्क्वायर। हमारे पास एक mn था, एक mn हमने एक्स्ट्रा लिया है तो अल्टीमेट इस इक्वेशन में से तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा कंसीडर कर लिया है तो एक mn हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग m माइनस n, दिस इज इक्वल्स टू 49k। नाउ m प्लस n का ऑलरेडी आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हो 4k, आप ऑलरेडी लिख चुके हो कितना है 4k होल स्क्वायर माइनस m n इज इक्वल्स टू 49k। नाउ अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप एम एन को उस साइड ट्रांसफर करिए तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4k होल स्क्वायर माइनस 49k इज इक्वल्स टू एम एन, एंड व्हाट वी कैन डू 16k स्क्वायर माइनस 49k इज इक्वल्स टू एम एन। और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन टेक k एज अ कॉमन, दिस विल बी 16k माइनस 49 इज इक्वल्स टू एम एन। अब गिवन कंडीशन हमको क्या थी यहाँ पे, m और n कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट अगर हम इसका फाइंड आउट करें k एंड 16k माइनस 49, इनका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये दोनों को भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये कैसे हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। सो एक टाइम तो k इज इक्वल्स टू 0, पहली चीज़ से मिला, इफ़ यू टेक दिस इज एज अ पॉजिटिव इंटीजर सो k कैसा है, 0 से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो दूसरा फैक्टर है 16k minus 49, this should be also greater than 0, so 16k minus 49 is greater than 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं सो ये कितना आ जाएगा, 16k greater than 49 and 16 and k is equals to 49 by 16। इससे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, k कैसा होना चाहिए, k should be greater than 3, k should be greater than 3, आपको यहाँ पे इससे एक वैल्यू मिल गई है। अब what we can do, नाउ हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो m प्लस n है हमारे पास, m प्लस n हमने क्या कंसिडर किया था, दिस, इसको कैसे कंसिडर किया था, 4 के कंसिडर किया था, या m प्लस n बाय 4 लिख लूँ तो इसको मैंने क्या किसके इक्वल कंसिडर किया था, k के इक्वल कंसिडर किया था, और k कैसा है, 3 से बड़ा है, सो दिस कंप्लीट थिंग विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 3, दिस कंप्लीट थिंग विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 3। सो हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना था, m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि m और n किसके इक्वल होंगे। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दिस विल बी m प्लस n ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, 4। सो m प्लस n हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में आपके पास एक 4 है, 4 छोटा हो गया, 8 छोटा हो गया, और 12 भी हम कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिखा हुआ है। m और n कैसे होने चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 12 होने चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका क्या आंसर आएगा, 16 आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन 320 वोट्स वर कास्ट फॉर 5 कैंडिडेट्स। आपके पास 5 कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी डी और ई, लेट्स टेक देम ए बी सी डी। The winners margin over other 4 candidates were 9, 13, 18 and 25। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये जो A है वो विन कर गया है, तो इसके हमें वोट्स नहीं पता है, तो आई एम कंसिडरिंग इसके कितने वोट्स थे, x वोट्स थे। अब B से ये कितने मार्जिन से जीता हुआ है, 9 वोट से, तो B के कितने वोट्स होंगे, x माइनस 9। C से वो कितने वोट से जीता हुआ है, 13 वोट से, तो इसके पास कितने वोट्स होंगे, x माइनस 13। ऐसे ही D के वोट्स कितने होंगे, x माइनस 18 एंड ई के वोट्स कितने होंगे, x माइनस 25, क्योंकि इतने ही मार्जिन से वो जीता हुआ है सबसे। ठीक है, और अगर इन सभी के वोट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना आना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 320। क्यों, क्योंकि टोटल वोट्स कितने थे, 320 थे। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय कैंडिडेट वाज, सो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, x माइनस 25 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5x है तो आई कैन राइट 5x डायरेक्टली, मैंने डायरेक्टली 5x यहाँ पे लिख लिया है। नाउ माइनस 9 माइनस 13 माइनस 18 और माइनस 25, इसको जब आप करोगे ऐड तो कितना हो जाएगा, माइनस 65,
एंड दिस इज इक्वल्स टू 320। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, सो कितना हो जाएगा, चलो कॉमन नहीं ले रहे, पहले 65 उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 320 प्लस 65 हो जाएगा। एंड नाउ अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 320 प्लस 65 कितना हो गया, दिस इज 385। 385 एंड डिवाइडेड बाय 5, जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 77। कितना आ जाएगा, 77। नाउ द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट, अभी x पता चल गया आपको, x पता चल गया है, इस विनर पोजीशन पे कितने वोट्स आए हैं, 77, और लोएस्ट नंबर हमने ऑलरेडी बता दिया था कितना होना चाहिए, x माइनस 25 होना चाहिए। सो x आया आपके पास 77 माइनस 25, 77 माइनस 25 विल बी हाउ मच, 50। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 52। ठीक है, सो आज के ये 10 क्वेश्चंस थे एनएमटीसी से, 2019 का पेपर था जूनियर लेवल का। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। सो ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।